हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज का वीडियो जो है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो क्लास आज से स्टार्ट होंगी, तो उनमें हम आधुनिक भारत का इतिहास करके डेली एक आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो एक वीडियो डेली हम आपको उपलब्ध कराएंगे जिसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आधुनिक भारत का जो इतिहास है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब से यूरोपीय शक्तियां भारत में प्रवेश करने लगी, भारत में आई, तभी से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। उससे पहले का इतिहास मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है और सबसे पहले का आदिकाल का जो इतिहास है उसे हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं। तो हम आधुनिक भारत से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो मध्यकाल और प्राचीन काल से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे नहीं जाते, लेकिन कम पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत से जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर नए हैं या मेरे वीडियोज पहले बार आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो इधर से अपलोड किया जाए वो सीधे आपके फोन में पहुंचे और आप उसे देख सकें। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करें और बीच में आधा अधूरा छोड़ा ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश हुआ, उनमें सबसे पहले जो थे वो कौन थे? वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली। तो हम लोग पुर्तगालियों से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम लोग डच पढ़ेंगे। इस प्रकार करते करते आगे तक जितनी भी भारत में यूरोपीय शक्तियों ने प्रवेश किया, कंपनियां स्थापित की, उन सब के विषय में पढ़ेंगे। तो आज हम पुर्तगालियों के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो भारत में यूरोपीय कंपनियां, यूरोपियों ने भारत की खोज की समुद्री मार्ग के जरिए, तो इसके पीछे का जो कारण था वो क्या था? तो देखिए, हम सबसे पहले बातचीत करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी यूरोप वासियों को कि उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो आपको एक घटना याद होगी, एक सन भी याद होगा, 1453 ईस्वी। 1453। तो 1453 से पहले भारत से क्या व्यापार यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय देश करते थे? बिल्कुल करते थे। वो स्थल मार्ग के जरिए करते थे, स्थल मार्ग के जरिए। लेकिन 1453 में तुर्की पर उस्मानियों ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया। उस्मानी ने तुर्की पर अधिकार कर लिया। तुर्की पर उस्मानियों ने अधिकार कर लिया 1453 ईस्वी में। और तुर्की में ही एक स्थान है कुस्तुनतुनिया, मेन वही है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया ये तुर्की का ही एक स्थान है, तुर्की का ही एक स्थान है। ठीक है, तो ये तुर्की में पड़ता है कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया जो है यूरोप और एशिया के बीच में उस समय व्यापार करने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो एशिया से व्यापारी जाते थे वो कुस्तुनतुनिया के जरिए यूरोप में प्रवेश करते थे। ठीक है, तो इसलिए कुस्तुनतुनिया जो था भारत अपना इधर एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी, बहुत ही महत्वपूर्ण एक रास्ता था यहाँ से जो गुजरता था। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्की में जो पड़ता है, इस पर उस्मानियों का अधिकार हो गया, जिसके कारण इन्होंने क्या किया कि बहुत ही अधिक इधर में कर लगा दिया।
जो यूरोपीय व्यापारी हुआ करते थे वो भारत से या दक्षिण पूर्वी एशिया से जो व्यापार करते थे, जब वो यूरोप जाते थे, एक तो रास्ते में उनको बहुत ही जगह पे कर देना पड़ता था और इसके साथ ही बहुत सारे पर्वत पठार नदियां पड़ती थी जिसको उन्हें पार करके जाना होता था। काफी लंबा मार्ग हुआ करता था और जिसमें डकैत भी होते थे, चोर लुटेरे भी होते थे, तो लूट भी लिए जाते थे कभी कभी। तो इस कारण ये जो स्थल मार्ग था ये बहुत ही कठिन मार्ग था। और दूसरी बात 1453 ईस्वी में जो मेन कारण हुआ कि समुद्री मार्ग खोजने का, वो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का अधिकार, ठीक है। तो जिसके चलते उन्होंने वहां पर बहुत ही अधिक कर लगा दिए, यहां तक कि फिर जो व्यापारी व्यापार कर रहे थे उनको मुनाफे की जगह पर घटा होने लगी, ठीक है, हानि होने लगी। तो जिसके चलते यूरोप के कई नाविकों ने यूरोप के राजाओं ने अपने नाविकों को, लोगों को भेजा कि भारत की खोज करो समुद्र के रास्ते से। तो इसी के चलते इसी क्रम में आगे हुआ क्या कि 1494 ईस्वी में कोलंबस का नाम सुना होगा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली, दक्षिण अमेरिका की खोज कर डाली। और अमेरिका की जब कोलंबस ने खोज की, ये भारत की खोज के लिए निकला था, उसके बाद में इसके पीछे एक ना एक कई लोग पीछे लगे रहे भारत की खोज करने के लिए, जिनमें से वास्को डी गामा एक था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक था और ये कोलंबस जो था ये स्पेन का निवासी था। कहाँ का? स्पेन का निवासी था, स्पेन का नाविक था। और ये जो वास्को डी गामा था ये पुर्तगाली था, पुर्तगाल का निवासी था। तो वास्को डी गामा भी अपने जहाजी बेड़े के साथ भारत की खोज के लिए निकलते हैं। तो ये 1498 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड, या उसे उत्तमासा अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तमासा अंतरीप, या फिर इसी को केप ऑफ गुड होप कहते हैं। जब हम दक्षिण अफ्रीका की या अफ्रीका जब हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। आज 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है, लेकिन जल्दी आपको अफ्रीका का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसको आप लोग देख लेना। तो उसमें हम उत्तमासा अंतरिप केप ऑफ गुड होप के विषय में अच्छे से बताएंगे। तो उत्तमासा अंतरिप पहुंचता है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। यहां से इसको रास्ता दिखाता है एक गुजराती पथ प्रदर्शक, गुजराती एक नाविक था गुजराती, उसने वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाया। तो यहां से उत्तमासा अंतरिप से ये अब्दुल मजीद, ये नाम याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है। अब्दुल मजीद जो कि एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, गुजराती नाविक था, और इसने पथ प्रदर्शक का काम किया वास्को डी गामा के लिए। तो इसकी मदद से वास्को डी गामा भारत पहुंचता है 17 मई 1498 ईस्वी को। 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचता है कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर। कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचता है। तो यहां पर उस समय यहाँ का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन नाम से वो फेमस था, लेकिन जमोरिन उसका नाम नहीं था। जमोरिन जो था ये पैतृक उपाधि थी, इसकी पैतृक उपाधि थी। और ये जो राजा था ये एक हिंदू राजा था, ठीक है, हिंदू राजा था उस समय यहाँ का। तो इसने वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया और वास्को डी गामा को अपने साथ बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीजें भारत से पुर्तगाल ले जाने की अनुमति प्रदान की। तो वास्को डी गामा ये यहां से अपने हेक्टर नाम के जहाज में, ये जहाज का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेक्टर नामक जहाज से ये पुर्तगाल चला जाता है, जिसमें वो बहुत सारा कुछ यहाँ से मसाले वगैरह लेकर जाता है, खासकर उसमें काली मिर्च थी।
तो यहाँ से जब वो जाता है, पुर्तगाल पहुंचता है, तो वहां पर वो मसाले बेच देता है और बेचने के बाद में उसने अपना सारा गणित लगाया। गणित क्या लगाया कि जाने आने में जो उसका जो खर्चा हुआ था उसको निकाल दिया। उसके बावजूद उसको 60 गुने का लाभ प्राप्त हुआ। 60 गुने का लाभ प्राप्त हुआ और इससे यहाँ पर भारत के साथ व्यापार करने में पुर्तगालियों को बहुत ज्यादा रुचि आ गई। और इसके साथ ही सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत में आया उसका नाम वास्को डी गामा है, लेकिन जो दूसरा पुर्तगाली भारत में आया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भी याद रखिए, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो था, ये दूसरा पुर्तगाली नाविक था जो वास्को डी गामा के साथ ही पीछे से आ गया था। तो ये दूसरा भारत में आने वाला पुर्तगाली नाविक था। इसके बाद में इसी समय ये कब आया, ये 1503 ईस्वी में भारत पहुंचा था और 1503 ईस्वी में ही पुनः वास्को डी गामा भारत आते हैं और यहाँ पर व्यापार करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब और कहां पर खुली और दूसरी फैक्ट्री कब और कहां पर खुली, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां पर खुली, कोचीन में 1503 ईस्वी में खोली गई। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में खोली गई। उसके बाद में जो दूसरी फैक्ट्री खुली वो 1505 ईस्वी में खोली गई और कहां पे, कन्नौज जिले में खोली गई। तो पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में और दूसरी उसमें 2 जोड़ दो 1505 ईस्वी में, याद हो जाएगा। 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में और जब दूसरी की बात की जाए तो 1503 में 2 जोड़ दो तो 1505 और वो कहां पर, कन्नौज में खोली गई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो पुर्तगाली सरकार थी उसके द्वारा भारत में कुछ वायसराय बनाकर भेजे गए। तो उनमें से पहला वायसराय जो था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा गया। तो इसका कुल समय काल क्या है, 1505 से 1509 ईस्वी तक ये भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर कार्य करता है। इसने एक नीति चलाई जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस वायसराय के द्वारा या किसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति प्रारंभ की गई, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था, देखिए जितनी भी भारत में यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत पर शासन करना नहीं था, उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। वो जितने भी कंपनियां आई उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना था। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी भारत में यहाँ पर कि उनको शासन भी करना पड़ा, उनकी रुचि शासन में भी होने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मीडा का 1508 ईस्वी में एक चौल के समीप युद्ध हुआ था जिसमें अल्मीडा का संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ हुआ था। अल्मीडा का 1508 ईस्वी में चौल के समीप, कहां पे, चौल के समीप संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ युद्ध हुआ। इस संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े में कौन कौन लोग शामिल थे, तो इसमें शामिल थे तुर्की शामिल थे, तुर्क के मुसलमान, इसके साथ ही मिस्र के मुसलमान शामिल थे, इसके साथ ही प्लस अपने भारत के यानी कि गुजरात के मुसलमान शामिल थे, गुजराती मुसलमान शामिल थे। मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना, मुसलमान शामिल थे। तो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ युद्ध हुआ जिसमें अल्मीडा पराजित हो गया था, जिसमें अल्मीडा पराजित हुआ। लेकिन 1509 ईस्वी में यही अल्मीडा इसी नए संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को बुरी तरह से पराजित कर देता है। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने
इसी संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ी को बुरी तरह से पराजित किया। आगे बढ़ते हैं तो उस समय जो 16वीं शताब्दी का युग था, तो उस समय जो अरब सागर था, इसके साथ ही जो पूरा हिंद महासागर था, इसमें पुर्तगाली जो थे एक बहुत बड़ी समुद्री शक्ति बनकर उभरे हुए थे। तो इसीलिए 16वीं शताब्दी में जो हिंद महासागर था उसको पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाने लगा। हिंद महासागर को पुर्तगाली महासागर के रूप में जाना जाने लगा। तो 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में जाना जाने लगा। और इसके बाद में जो दूसरा वायसराय बनकर आता है उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो समय काल है वो है 1509 से 1515। तो 1509 ईस्वी में ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और 1515 ईस्वी तक यहाँ पर कार्यरत रहा। इसने आते ही क्या किया कि अपना एक मुख्यालय बनाया, पुर्तगाली कंपनी का एक मुख्यालय बनाया। और वो कहां पर बनाया? कोचीन में एक मुख्यालय बनाया। इसके अलावा अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इसको पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क है संस्थापक। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आगे इसने क्या किया कि 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। 1510 ईस्वी में ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता, ये इसका एक काम था। और इसके अलावा इसका जो एक मुख्य उद्देश्य था, ये भारत में अपनी आबादी बसाना चाहता था। भारत में अपनी पुर्तगाली आबादी बसाना चाहता, जिसके चलते इसने पुर्तगाली जो पुरुष थे उनसे उनको भारत की महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय, विजयनगर के उस समय शासक थे कृष्णदेवराय, उनसे जो अल्बुकर्क था इसने भटकल में, कहाँ पे? भटकल में एक किला बनाने की अनुमति प्राप्त की और वहां पर किला बनाया। आगे बढ़ते हैं तो 1505 ईस्वी में इसने मलक्का की मंडी ये किधर साइड में पड़ती है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में ये स्थित है मलक्का की मंडी। तो इस पर 1505 ईस्वी में इसने अधिकार कर लिया तथा इसके साथ ही होर्मुज की जल संधि है। तो होर्मुज की जल संधि ये कहां पर पड़ती है? फारस की खाड़ी के पास पड़ती है। फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी के समीप स्थित होर्मुज पर भी इसने अपना अधिकार स्थापित किया और ये किया था 1515 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में होर्मुज पर कब इसने अधिकार किया? 1515 ईस्वी में होर्मुज पर इसने अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1515 ईस्वी में भारत में पहला चर्च निर्माण शुरू हुआ। तो भारत में पहला चर्च जो बना था उसका नाम था सेंट जेवियर चर्च, और ये कहां पर? ये गोवा में बना था। कहां पर? गोवा में बना था। 1515 ईस्वी में भारत में पहले चर्च का निर्माण हुआ जिसका नाम था सेंट जेवियर चर्च। इसके अलावा अल्बुकर्क के समय इसने एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया कि इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया। ये इसके द्वारा उठाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम था। आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क के बाद में जो वायसराय बनकर आया उसका नाम था उसके अल्बुकर्क के बाद में और भी कई वायसराय बने, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे नोनो डी कुन्हा को। तो नोनो डी कुन्हा जो है ये 1529 ईस्वी में वायसराय बनकर भारत आए और 1538 ईस्वी तक ये कार्यरत रहे। अब इनके विषय में बात करते हैं तो इन्होंने आते ही
गोवा को पुर्तगाली कंपनी की राजधानी बनाया। इससे पहले पुर्तगाली कंपनी की राजधानी कौन थी? कोचीन हुआ करती थी, जिसको इसने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मुख्यालय बनाया था। तो नुनो डी कुन्हा ने उसने क्या किया? पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय गोवा को बनाया, या फिर राजधानी किसको बनाया? गोवा को बनाया आते ही। अब आगे क्या हुआ कि बंगाल का जो शासक था उस समय महमूद शाह जो था, ये बंगाल का शासक था। कहाँ का? बंगाल का शासक था। तो बंगाल के शासक महमूद शाह से चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति इसने प्राप्त की। तो ये जो चटगांव और सतगांव है, ये कहाँ स्थित है? ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो बंगाल का शासक महमूद शाह से जो नुनो डी कुन्हा था, उसने क्या किया? चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति प्राप्त की। इसके अलावा इसने हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित की और दूसरी गुजरात में। हुगली में जो फैक्ट्री स्थापित की वो अकबर की अनुमति से स्थापित की थी। किसकी? अकबर की अनुमति से हुगली में, और शाहजहां की अनुमति से गुजरात में कारखाने स्थापित किए। आगे बढ़ते हैं तो 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर इसने अधिकार कर लिया, और 1535 ईस्वी में दमन और दीव जो है उस पर अधिकार कर लिया। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये एक व्यवस्था थी जिसका नाम है कार्टेज आर्मेडा कॉफिला व्यवस्था। कार्टेज आर्मेडा कॉफिला व्यवस्था, इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये थी क्या, ये व्यवस्था क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता था, ये जानना जरूरी है। तो ये जो कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था काफिला व्यवस्था थी, ये एक प्रकार का परमिट हुआ करता था, या फिर एक प्रकार से पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी जितने भी व्यापारी समुद्र के रास्ते से व्यापार करते थे उनको। तो इसके अंतर्गत क्या होता था कि अरब सागर पर उस समय पुर्तगालियों का अधिकार था पूर्ण रूप से। तो अरब सागर में प्रवेश करने के लिए, व्यापार करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था के अंतर्गत पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी, कोई भी हो। तो इसके अंतर्गत जब भी कोई व्यापारी अनुमति ले लेता था तो एक जहाजी बेड़ा जो पुर्तगालियों का होता था, उस व्यापारी व्यक्ति के साथ भेजा जाता था जो उनकी रक्षा और मदद करते थे। उस समय समुद्र में समुद्री लुटेरों का भी प्रभाव था। तो आगे बढ़ते हैं। अल्फांसो डी सूजा उसके बाद में गवर्नर बना, और ये लगभग 2-3 साल तक गवर्नर रहा। तो अल्फांसो डी सूजा के साथ एक प्रसिद्ध जेसुइट संत थे जिनका नाम था संत जेवियर। अल्फांसो डी सूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर भारत आए थे। इसके अलावा भारत और जापान के बीच व्यापार करने का श्रेय, व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो भी पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो भारत और जापान के बीच में जो व्यापार का आरंभ हुआ वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में कई खाद्य सामग्री भी लाई गई, जैसे कि आप आलू खाते हैं तो आलू, और इसके साथ ही मक्का और तंबाकू। तो ये जो लाए थे ये दक्षिण मध्य अमेरिका से भारत में लाए थे। कहां से? मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए थे पुर्तगाली। इसके अलावा पपीता, सेब, अंगूर और भी बहुत सारे फल फ्रूट ये भारत में लाए थे दूसरे देशों से। तो इन्होंने ये सारे कुछ चीजें ला करके अच्छा भी किया और गलत भी किया। गलत ये किया कि तंबाकू जैसी एक धूम्रपान की वस्तु भारत में ले आए, जिसके चलते आज बहुत से युवा पीढ़ी बहुत ही बर्बाद होती हुई जा रही है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि शुरुआत से हम एक बार नजर डालते हैं कि 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में वास्को डी गामा कालीकट नामक
स्थान पर आया। वहां पर जमोरिन नामक राजा ने स्वागत किया और उसके बाद में पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में और दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नौर में खोली गई। इसके अलावा उसके बाद में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला वायसराय बनकर भारत में आया और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो शांतिपूर्वक व्यापार करना था। इसके अलावा अल्मेडा का एक युद्ध हुआ चौल के समीप, जिसमें संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा शामिल था और जिससे अल्मेडा पराजित हुआ। लेकिन 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने इस जो नौसैनिक बेड़ा था इसको पराजित किया। उसके बाद में उस समय जो 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में जाना जाने लगा था, क्योंकि इनका हिंद महासागर में इतना वर्चस्व हो गया था, इतने ये शक्तिशाली थे पुर्तगाली उस समय, तो इसलिए पुर्तगाली सागर नाम दे दिया गया। आगे बढ़ते इसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क वायसराय बनकर भारत आया। इसने मुख्यालय अपना कोचीन में बनाया और इसको भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में इस बहादुर शाह से इसने गोवा छीना। इसके अलावा भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए भी प्रेरित किया। इसके अलावा विजयनगर की शासक कृष्णदेव राय से भटकल में एक किला बनाने की अनुमति प्राप्त की। उसके बाद में क्या हुआ कि मलक्का नामक मंडी जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है उस पर नियंत्रण किया और होर्मुज पर भी इसने अधिकार कर लिया। 1515 ईस्वी में भारत में पहले चर्च का निर्माण हुआ जिसका नाम है सेंट जेवियर चर्च और ये गोवा में निर्माण किया गया। इसके अलावा अपने क्षेत्र में अल्बुकर्क ने सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया था। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में नुनो डी कुन्हा, इसका समयकाल 1529 से 1538 ईस्वी है। इसने गोवा को पुर्तगाली कंपनी की राजधानी बनाया। कहां से बनाया? कोचीन से हटा करके गोवा को पुर्तगाली कंपनी की राजधानी बनाया। महमूद शाह जो एक बंगाल का शासक था, इससे चटगांव और सतगांव ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। यहाँ पर कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। अकबर की अनुमति से हुगली में और शाहजहां की अनुमति से गुजरात में कारखाने स्थापित किए। इसके अलावा 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन तथा 1535 को द्वीप पर इसने अधिकार कर लिया। कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था इसने स्टार्ट की और जो एक प्रकार का परमिट हुआ करता था। अल्फांसो डी सूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत भारत आए और भारत और जापान के बीच जो व्यापार प्रारंभ हुआ उसका श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। आगे मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए थे पुर्तगाली। इसके अलावा 1546 ईस्वी में 1546 ईस्वी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया और ये कहां पर किया गया था? गोवा में। कहां पर? गोवा में स्थापित किया गया था। तो 1546 ये कई बार पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस एग्जाम में तक, ठीक है। तो 1546 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया। ये कहां पर? गोवा में स्टार्ट किया गया था। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही और नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा डचों का भारत में आगमन। तो उसमें हम लोग डचों के विषय में पूरी जानकारी आपको हम देंगे और देखते रहिए मंजिल ऑनलाइन गुरु को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।